नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है मोहन राकेश का जीवन परिचय। मोहन राकेश मूलतः कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। सिपाही की माँ इन्होंने एकांकी लिखा, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 में आपको पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मोहन राकेश का जीवन परिचय। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि अगर क्लास 12 बिहार बोर्ड की दृष्टि से देखें तो उसमें लेखक का जन्म और मृत्यु कब हुआ, उनके माता पिता का नाम और उनके द्वारा लिखित रचनाएं, ये 3 कोर एरियाज होते हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। वैसे सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं मोहन राकेश लेखक का जीवन परिचय। इनका जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। तो स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये जीवित नहीं रह पाए थे। बहुत ही अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान इनका था अमृतसर, पंजाब। पंजाब कौन सा? अनडिवाइडेड पंजाब, मतलब कि भारत पाकिस्तान दोनों मिला के जो पंजाब था। और इनका जो बचपन का नाम था या वास्तविक जो नाम था वह था मदन मोहन गुगलानी। हम लोगों ने देखा है कि कई लेखक होते हैं जो अपना नाम बदल कर लिखते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद का भी वास्तविक नाम प्रेमचंद नहीं था। और भी कई ऐसे लेखक हैं, जैसे मलयज का जो है वास्तविक नाम क्या था? भरत श्रीवास्तव था, लेकिन उन्होंने मलयज के नाम से लिखा। वैसे ही इनका बचपन का नाम जो है मदन मोहन गुगलानी था। मतलब केवल हीरो हीरोइन ही अपना नाम नहीं चेंज करते हैं, लेखक भी चेंज करते हैं। कई हीरो हीरोइन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अक्षय कुमार, राजीव भाटिया उनका वास्तविक नाम है, काजोल वास्तविक नाम काजल, दिलीप कुमार साहब जो है उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। तो हीरो हीरोइन तो चेंज करते ही हैं, लेखक भी अपना नाम कई बार चेंज करते हैं। तो वैसे ही इनका वास्तविक नाम जो था मदन मोहन गुगलानी था। और पिता का नाम जो है इनका करमचंद गुगलानी था और माता जी का नाम था बच्चन कौर। बच्चन कौर यानी पंजाबन थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन की माँ जो थी तेजी सूरी, वो भी जो थी पंजाबन ही थी। तो इनकी माता का नाम बच्चन कौर। कौर जो है पंजाबन स्त्रियों में और सिंह पंजाबी पुरुषों में लगाया जाता है। इन्होंने सारिका पत्रिका जो है उसका संपादन किया था 11 महीने पहले, उसी में काम करते थे, फिर उसके संपादक हो गए थे। काफी प्रसिद्ध पत्रिका रही है। तो सारिका पत्रिका का इन्होंने क्या किया? संपादन किया। शिक्षा की जहां तक, यहाँ शिक्षा छूट गया है, शिक्षा की जहां तक बात है तो इन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों से एमए किया। एमए इन्होंने संस्कृत से भी किया और हिंदी से भी किया। और ये करने के बाद इन्होंने काम क्या किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU, एलिफिस्टन कॉलेज और DAV कॉलेज जालंधर जो है, यहाँ पर ये लेक्चरर बने। अलग अलग जगहों पर वो क्या बने? लेक्चरर बने। यही इनका कार्य था। सारिका के संपादक रहे बाद में, पहले यहाँ पर इन 3 जगहों पर लेक्चरर रहे और उसके बाद जो है अंत में है मृत्यु पर्यंत जो है स्वतंत्र रूप से लेखन करते रहे। तो ये इनका कार्य था। कृतियों में हम लोग आते हैं तो नाटक, मूलतः ये नाटक अपने 3 नाटकों के लिए ही फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इनका जो नाटक है वह है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस। आधे अधूरे में क्या है कि एक परिवार है, मध्यवर्गीय परिवार है, उसमें एक स्त्री है वह, और उसका पति जो है वह निकम्मा है और स्त्री ही सब कुछ करती है, उसका बॉस है। तो और उसका एक पुत्र है, एक पुत्री है, पुत्री विवाहित है लेकिन उसका विवाह जो है अपने पति से नहीं चलता है, पुत्री भागकर अपने घर आ जाती है। तो आधे अधूरे जो है मध्यवर्गीय, एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जो पूरी तरह से टूटा फूटा है। स्त्री जो है उसका पति बहुत उसको पीटता है, निकम्मा पति, ठीक है, क्या करता है? पीटता है। इनकी रचनाओं में एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? मोहन राकेश की रचना में जो है उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन की छाप आपको नजर आएगी। निकम्मा पति अपनी पत्नी को पीटता है, अंत में पत्नी निश्चय करती है कि वो बॉस के साथ चली जाएगी और वापस नहीं आएगी, लेकिन वो वापस आ जाती है। तो काफी थोड़ा सा अजीब सा नाटक है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे।
अगला जो इनका नाटक है वह है आषाढ़ का एक दिन। यह भी मास्टरपीस माना जाता है। यह मूलतः मल्लिका और कालिदास की जो है प्रेम कहानी है, कालिदास के जीवन से संबंधित है। और इसमें कालिदास का जो है दुर्बल पक्ष उभर कर आया है। इसको काफी इस नाटक को लेकर काफी विरोध भी हुआ था कि इतने बड़े बड़े रघुवंशम जैसे महान रचनाओं का रचनाकार जो है उसको इतना दुर्बल दिखलाया गया है कालिदास को। तो इसका इन्होंने काफी जवाब भी दिया था। कालिदास के इस नाटक में जो आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के जो है एकदम से निगेटिव पहलू उभर कर आया है। मल्लिका और बाकियों के कहने से जो है वो उज्जैन जाता है प्रेरित होकर कालिदास, राजकीय सम्मान पाता है, बार बार ना कहता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन चला जाता है और राजकीय सम्मान वहां पाता है। फिर कालिदास को जो है कश्मीर का शासक बना दिया जाता है और फिर वह मल्लिका को लगभग भूल चुका होता है और एक बार फिर से वो शासक बनने के बाद अपने गांव में आता है और वह मल्लिका से बिना मिले हुए क्या है वापस चला जाता है। तो ये मल्लिका और कालिदास की प्रेम कहानी है। यह नाटक भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, आधे अधूरे तो खैर मुझे पूरा ही लगा था। आषाढ़ का एक दिन भी बहुत पसंद नहीं आया। इसमें कालिदास के निगेटिव पहलू का चित्रण किया गया है, यह बात नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि मतलब इतने बड़े बड़े रचनाओं का लेखक क्या वैसा वाकई में है, इन्होंने किस तरह से लिखा, क्या शोध किया। खैर, इनका एक और प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस में क्या है कि सांसारिक सुख बनाम आध्यात्मिक शांति, ठीक है, सांसारिक सुख, संसार, भोग, विलास, माया और आध्यात्मिक शांति का विरोध है। वह इन दोनों के बीच खड़ा एक व्यक्ति है जिसे दोनों में से किसी एक को चुनना है। एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति कौन है? नंद है। नंद कौन है? गौतम बुद्ध का सौतेला भाई है, जो कि जब अपनी पत्नी के पास होता है, सुंदरी के पास, तो सुंदरी मतलब संसार है, वो भोग विलास, प्रतीक वगैरह नहीं है कुछ, लेकिन जब वो अपनी पत्नी के पास होता है तो उसे अध्यात्म अपनी ओर खींचता है। लेकिन जब वो बुद्ध जी के, भगवान बुद्ध के पास जाता है तो वो उसे अपनी पत्नी की याद आती है, सांसारिक सुखों की याद आती है। तो यह कहानी नंद और सुंदरी की है। नंद वही गौतम बुद्ध का सौतेला भाई, सुंदरी क्या है? नंद की पत्नी है। और यह अक्सर व्यंग्य, सुंदरी अक्सर व्यंग्य किया करती थी कि यशोधरा जो है, गौतम बुद्ध जो है तो वो भागे, मतलब क्यों वो घर छोड़कर गृह त्याग उन्होंने किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का भी हाथ रहा होगा। उनकी पत्नी में जो है वह बाइंडिंग फोर्स नहीं रहा होगा, वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी होंगी भगवान बुद्ध को कि वो उसे रोक कर रख सके। अक्सर सुंदरी व्यंग्य किया करती है। और जब पता चलता है कि इसका पति स्वयं जो है नंद, वह भी संन्यास ले लेता है, तो इसके तोते उड़ जाते हैं। नंद भी है संन्यास लेने के बाद भी क्या करता है इस नाटक में कि वो बुद्ध जो है जबरदस्ती एक तरह से कहा जाए तो उनका केस मुड़वा देते हैं नंद का, ठीक है। अध्यात्म की वो दीक्षा ले लेता है लेकिन उसका मन शांत नहीं होता है और वो मुंडित केस होने के बाद, यानी एक तरह से बौद्ध मार्ग पर चला जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है कि अहिंसा और शांति का धर्म है, और है भी। बौद्धिस्ट बहुत शांत माने जाते हैं। तो जब वो बौद्धिस्ट बन जाता है उसके बाद जाके वो एक बाघ या शेर से जाके लड़के उसको मार के आता है और वह कहता है कि अब भी हम बाल छिलवाने के बाद भी अब भी हम वही हैं जो पहले थे। काफी गहरा अर्थ है इसका। तो इनका तीसरा नाटक है लहरों के राजहंस, काफी प्रसिद्ध, ये मुझे काफी अच्छा लगा था, लहरों के राजहंस। खैर यह मेरी व्यक्तिगत चॉइस है इनके द्वारा। तो इसमें आपको तीनों नाटकों के नाम याद रखने हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उपन्यास में है इनका अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल। इसमें कम से कम आपको अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल, ये दोनों याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एकांकी। एकांकी में क्या है कि पैर तले की जमीन है इनका एकांकी, और दूसरा है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ठीक है। अंडे के छिलके आपको याद रखना चाहिए, ज्यादा प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है अंडे के छिलके किसकी रचना है। यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखा था, यात्रा वृतांत है आखिरी चट्टान तक, ये भी काफी फेमस है, ये नाम याद होना चाहिए, मुझे याद नहीं था तो मैंने लिख दिया। इनका यात्रा वृतांत जो है, ये सब सवाल जो है कि यात्रा आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत किसका है, या मदन मोहन गुगलानी किसका नाम था, किस लेखक का, ये सब सवाल यूजीसी नेट एमए में भी आता है, नेट के यूजीसी नेट की परीक्षा में भी यह सब सवाल आता है, तभी से आपको ये सब याद रखना चाहिए। यात्रा वृतांत है इनका आखिरी चट्टान तक। अब हम लोग आते हैं कहानी संग्रह।
तो इनके कहानी संग्रह जो है वह है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, और एक और जिंदगी, और वारिस। इसमें आपको एक और जिंदगी, और जानवर, इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, ये चारों इंपॉर्टेंट है। मतलब सवाल तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ये चारों को देकर पूछ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका कहानी संग्रह यह हो गया। इन्होंने है शोध कार्य भी किया था। शोध कार्य जो था इनका क्या था, नाटक में सही शब्द की खोज। शोध कार्य इनका था नाटक में सही शब्द की खोज। और इसके लिए जो है मोहन राकेश आजीवन प्रयत्नशील रहे। सही शब्दों के चयन के लिए, सही शब्दों की खोज के लिए वो आजीवन प्रयत्नशील रहे। कि जैसे कि मान लिया कि कोई, इनका कहना है कि ठंडी हवा आ रही है, उस ठंडी हवा से जो सिहरन उत्पन्न हो रही है, या ठंडी हवा आ रही है उससे जो दीपक बुझ गया है और जो अंधकार हो गया है, तो सिहरन के लिए उत्पन्न भाव, उसके लिए कोई एकदम से ऐसा सटीक शब्द, जो एक शब्द लिख दे तो वो भाव उत्पन्न हो जाए, वो जो दीपक बुझ गया, अंधकार हो गया, तो उस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक शब्द, ऐसे शब्दों की तलाश में ये रहे। और नाटक में सही शब्दों की, नाटक में सही शब्दों का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए नाटक में सही शब्द की खोज के लिए इन्होंने शोध कार्य किया, और ये हमेशा प्रयत्नशील रहे। और आप इनके नाटकों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई जो है अधूरे वाक्यों का ये प्रयोग करते हैं। आधे अधूरे में तो बहुत सारा, आधा से ज्यादा वाक्य अधूरा ही है। कहने का मतलब है कि नाटकों को इनको पढ़ेंगे इनके, तो आपको शब्द चयन में आपको नो डाउट काफी शानदार नजर आएगा। तो शोध कार्य इनका था नाटक में सही शब्द की खोज। और इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि जो मनुष्य के मन में उठ रही भावनाओं की सटीक और एग्जैक्ट अभिव्यक्ति के लिए जो है एग्जैक्ट शब्द होने चाहिए, और उन्हीं शब्दों की खोज, उन्हीं शब्दों की तलाश इन्हें रही। और इन्होंने शोध कार्य किया नाटक में सही शब्द की खोज। तो मोहन राकेश के विषय में इतना ही, यही उनका जीवन परिचय था। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे आपको काफी फायदा होगा। इसको आप सुनिएगा। अगले वीडियो में किसी और लेखक को लेकर हम लोग आएंगे, उसके प्रश्नोत्तर को लेकर आएंगे। धन्यवाद।